दोस्तों, हर ग्रुप में एक दोस्त होता है जो हर किसी की पार्टी में उसकी मौजूदगी होती है। हर कोई उसे बहुत पसंद भी करता है, उसकी कंपनी हर कोई एंजॉय करता है। लेकिन जब भी किसी पर किसी तरह की विपत्ति आती है, वो दोस्त किसी को भी याद नहीं आता। अगर कभी किसी को रोना आए, किसी को बहुत खुशी हो, रात के 2 बजे कभी भी उस दोस्त को किसी का भी फोन नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा सा मामला उसके साथ क्लोज नहीं है। दोस्त तो अच्छे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। आप कहेंगे आज मैं एक दोस्ती यारी पर क्यों बात कर रही हूँ। दरअसल दोस्तों, आज दुनिया भर के अखबारों में, मीडिया हाउसेस में भारत को लेकर यही बात बोली जा रही है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल में भारत को एक ऐसा ही दोस्त बताया गया है जो दोस्त तो सबका है, लेकिन करीब किसी का नहीं है। और उससे भी ज्यादा जानते हैं क्या बताया गया है कि मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, वो भी भारत को इस भयानक संकट से निकाल पाने में काफी नहीं है। दोस्तों, ईरान युद्ध के दौरान क्या बोले भारत के एक पूर्व रॉ प्रमुख, कैसे भारत के पूर्व रॉ प्रमुख ने मोदी सरकार को दिखाया आईना, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, रॉ यानी भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके बारे में हर कोई जानता है, दुनिया की सबसे शानदार खुफिया एजेंसियों में से, इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। दोस्तों, भारत के पूर्व रॉ प्रमुख आखिर मोदी सरकार को कैसे आईना दिखा रहे हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस तरह की फोटोज दोस्तों बीजेपी द्वारा काफी शेयर की जाती है। जैसे मोदी जी कभी भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और वहां उनको कोई सम्मान दिया जाता है। जैसे अभी इजराइल वो गए थे तो उनको एक सम्मान दिया गया था। हालांकि उस सम्मान को लेकर इजराइल की मीडिया में और वहां के एक आर्टिकल में भी लिखा गया, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि मोदी जी को जो ये सम्मान इजराइल ने दिया, दरअसल आज से पहले वो कभी वो सम्मान था ही नहीं। वो पाने वाले मोदी जी पहले पीएम हैं, पहले शख्स हैं। लेकिन देखिए, ये फोटो 2025 में शेयर की गई थी बीजेपी द्वारा कि मोदी को कहां से, किन किन देशों से सम्मान मिला है। देखिए, यूथोपिया से, इसके अलावा मिराबिलीज से, इसके अलावा दोस्तों साउथ क्रॉस से, इसके अलावा ट्रिनिदाद और टोबैगो से, इसके अलावा दोस्तों घाना से, साइप्रस से और श्रीलंका से भी अवार्ड मिला है। दोस्तों, इसके अलावा अरब मुमालिकों से भी बहुत पीएम को इस तरह के अवार्ड मिले हैं। फ्रांस से भी मिला है, भूटान से भी मिला है, नाइजीरिया से भी मिला है। अच्छा है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को कहीं से भी अवार्ड मिले, कोई भी अवार्ड दे तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। पर पॉइंट ये है कि इससे भारत को क्या फायदा मिल रहा है। मोदी के तो अवार्ड की लिस्ट बढ़ रही है, बीजेपी को ऐसे कोलाज बनाने में एक और विंडो मिल जाती है भरने के लिए, लेकिन हमको इसमें क्या मिल रहा है। यही छापा है ब्लूमबर्ग ने दोस्तों कि इंडिया मेड फ्रेंड्स बट इट फॉरगेट हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। भारत ने दोस्त तो बनाए पूरी दुनिया में, लेकिन कैसे इन्फ्लुएंस करना है पूरी दुनिया में, अपनी धाक कैसे जमानी है, अपने प्रभाव का कैसे इस्तेमाल करना है, वो नहीं किया। और ऐसा मत सोचिएगा कि केवल ब्लूमबर्ग का मैं आर्टिकल दिखा रही हूँ। दुनिया भर में अगर इस युद्ध को लेकर छप रहा है ना, तो हर कोई यही बात कर रहा है कि भारत की भूमिका इस पूरे युद्ध में बहुत ही निर्णायक हो सकती थी, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के भी एलाय हैं, हम इजराइल के भी करीब हैं, ईरान के तो हमेशा से ही हम करीब हैं, मिडल ईस्ट में हमारे इतने स्टेक्स हैं। तो इस वक्त भारत इकलौता ऐसा मुल्क है दोस्तों जो सबकी गुड बुक्स में है। उसके बावजूद भी भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल तो छोड़िए, चलिए हो सकता है कि हम ये चाहते हो कि हम क्यों पड़े दूसरे के पछड़े में, लेकिन इसमें नुकसान भी सबसे ज्यादा भारत का ही हो रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर 93 पर पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। आज क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा रुपया और कमजोर होता रहेगा। देश भर में गैस का संकट है भीषण, जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा। एलपीजी का तो है ही, और उसके अलावा कॉमर्शियल गैस जो नहीं मिल रही है, उसके बाद इंडस्ट्रीज भयानक तरीके से प्रभावित है और पता नहीं वो कब ठीक होगा। और तो और दोस्तों, हालत ही है कि भारत के जो पूर्व रॉ प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में इशारों में भारत के लिए एक बात बोल रही है। अमरजीत सिंह दुलत है दोस्तों, एक पूर्व में रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने कहा है, हम तो हमेशा ईरान के साथ रहे, ईरान तो हमेशा हमारे साथ रहा, हमें ईरान के साथ रहना चाहिए। ये युद्ध ईरान नहीं हारेगा, भारत की भूमिका ठीक होगी। जब लास्ट में उनसे पूछा गया कि भारत की भूमिका क्या होगी, उन्होंने कहा भारत की भूमिका ठीक होगी, लेकिन जो बात 2 बार उन्होंने बोली, ये युद्ध ईरान नहीं हारेगा, जो कि अब 20 दिन में समझ में आ गया है। हालांकि दोस्तों, मैं तो आज के जो युद्ध होते हैं ना, आज के दौर के जो वॉर होते हैं, उसमें हार जीत कुछ नहीं होती है। दोनों ही पक्ष हार रहे हैं, क्योंकि सबको नुकसान हो रहा है। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, ईरान तो खैर भयानक नुकसान झेल रहा है, वो तो खैर सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और इजराइल का नुकसान तो पता ही नहीं चलता, वहां तो मीडिया सेंसर इतना ज्यादा है, लेकिन जान तो हर मोर्चे पर किसी ना किसी की जा ही रही है और पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है।
बट पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत का इसमें क्या स्टेक था, भारत इसमें क्या कर सकता था। जैसे दोस्तों इस आर्टिकल में कुछ बातें लिखी गई है, मैं चाहती हूँ हिंदी में मैं आपको बताऊं कि भारत जो है इस वक्त कितने बड़े बड़े ग्रुप्स का हिस्सा है। वो क्वाड का हिस्सा है, भाई क्वाड मतलब जिसमें अमेरिका है। तो इसके अलावा भारत शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। याद होगा आपका भी, मोदी जी चीन भी गए थे इसके लिए, भारत उस ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा ब्रिक्स का हिस्सा हम हैं, उसमें जो प्रमुख देश है वो रूस है। मतलब हम 3 ऐसे बड़े, आप समझ लीजिए, ग्रुप्स का हिस्सा है जो 3 सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, अमेरिका, क्वाड, रूस, ब्रिक्स, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चीन। इसके अलावा दोस्तों हम I2U2 ग्रुप का भी हिस्सा है, जिसमें तेल अवीव और अबू धाबी दोनों हैं। मतलब हमारे मिडिल ईस्ट में भी जो ग्रुप्स है उनमें भी हमारी भागीदारी है, हम उसमें मौजूद है। उसके बावजूद भी हमारी भूमिका क्या है इसमें? हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु लेवल के हैं, ठीक है, वो एक फोन पे वॉर वगैरह रुकवा देते हैं, है ना दोस्तों। उनकी इतनी गजब की धाक है कि उनसे पूछे बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेता पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई ये नहीं बता पाया कि आपको फिलहाल इजराइल नहीं जाना था, और आप चले भी गए तो आपको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक केवल 2 वेसल आए हैं दोस्तों, केवल 2 वेसल जिनमें गैस थी। भारत में जितनी गैस की जरूरत है ना, जितनी आपूर्ति करनी है, उसमें वो 2 वेसल्स जो है ना, वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरा भी नहीं है। इतनी बड़ी डिमांड है भारत में, मतलब तो फिर हम इतना बड़ा प्रभाव हमारा, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा इंटरनेशनली इकोनॉमिकली प्रभाव नहीं है, भाई हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम खुद कहते हैं ना ये। भाई हमसे ये कहा जाता है कि पिछले 12 सालों में भारत की जो प्रोफाइल है वो एलिवेट हो गई है, यही बोलते हैं ना मोदी जी खुद। अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया में देखिए भारत का कितना सम्मान है, रैलियों में यही बोलते हैं ना मोदी। फिर वो जनता से पूछते हैं बताइए किसका सम्मान है, तो जनता बोलती है मोदी का, तो मोदी बोलते नहीं, ये 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, क्योंकि आपने मुझे चुना है, ये आपकी ताकत है। और बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मोदी के अलावा भी कोई पीएम होता या बनेगा आगे, क्योंकि बनेगा ही, तो भी दुनिया उनको ऐसे ही देखेगी, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उससे ज्यादा उसके पद की गरिमा होती है, पद का सम्मान होता है। वो पद है ना, 125 करोड़ वाली आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री, तो इतना प्रभावशाली पद होने के बावजूद भी, इतना प्रभावशाली स्थान होने के बावजूद भी, वो कौन सी ट्रेन है जो भारत मिस कर गया, या फिर वो कौन सी मिस्टेक है जो इस पूरे मामले में भारत कर गया। मिस्टेक तो हुई है दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से हुई है, आपको इसे माने या ना माने, लेकिन जो भी आज के दौर की किताबें लिखी जाएंगी, जो कल के वक्त में इतिहास बनेंगी, उसमें ये दर्ज किया जाएगा कि अमेरिका लगातार भारत को अपमानित कर रहा था, लेकिन भारत ने एक शब्द नहीं बोला। चलिए मान लिया उसमें भारत के कुछ इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि ट्रंप से अब जो उलझेगा उसको, मतलब ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो जिस तरह के तुनक मिजाज इंसान है। तो हो सकता है कि भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पीएम चुप हो या भारत सरकार चुप हो कि भाई और टैरिफ ना लगा दें। बट बहुत सी चीजें हैं जिसमें इस पूरे 20 दिन में देखिए भारत सरकार की तरफ से यू टर्न लिया गया। भारत सरकार का स्टैंड था ना कि ये जानते हुए भी युद्ध होगा, पीएम वहां गए, तो ये स्टैंड था ना भारत सरकार का, और उसके बावजूद भी युद्ध शुरू हो गया। 6 दिन हो गए युद्ध को, उनके ईरान के सुप्रीम लीडर को उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने एक शोक का मैसेज तक नहीं दिया, कॉन्डोलेंस तक नहीं दी। पीएम कभी मिडिल ईस्ट के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे थे, कभी नेतन्याहू से बात कर रहे थे। अंत में 6ठे दिन जाके भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा गया ईरान की एम्बेसी में, और उसके काफी दिन बाद पीएम ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। तो ये आपका यूटर्न ही था ना कि अंत में आप ये माने कि भाई ईरान नहीं हारने वाला है, ईरान में रिजीम चेंज नहीं होने वाला है, तो अब आप वापस से वहां कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए। तो जब आपको ये पता था कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, तो इतने एक्सट्रीम पोजीशन में जाने की क्या जरूरत थी। दूसरा, अगर हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशन में गए, हमने इजराइल से तय किया कि हम ओपनली इजराइल से अपनी करीबियां बढ़ाएंगे, ठीक है, हो सकता है भैया भारत का फॉरेन पॉलिसी चेंज आया हो, फायदा क्या है इसका? कोई एक फायदा मुझे बताया जाए। चलिए मान लिया कि नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी में हो सकता है कुछ चीजें, हमें कुछ मदद इजराइल से मिल रही हो, खुफिया तंत्र में भी होती है, बहुत सी चीजें होती है जो आप डिस्कस नहीं करते। बट दोस्तों ये तो हमको बहुत से मुल्कों से मिलती है, तो हमको अमेरिका से भी मिलती है, बहुत से और देशों से भी हमारे इस तरह के संबंध हैं और हमारे अलायंस हैं वो देश। क्या इजराइल वाकई में इस लायक था जितनी उसको इंपॉर्टेंस दी गई? और अगर दी गई तो उससे फौरी फायदा हमको क्या मिल रहा है? क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स से शिप्स गुजारने के लिए हमको ईरान से बात करनी ही पड़ेगी, अभी भी करनी पड़ी, आगे भी करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत एक ऐसा दोस्त बन गया है जो हर पार्टी में तो जाता है, पार्टी के लोग उसकी प्रेजेंस को पसंद भी करते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है या फिर कोई अच्छी खबर शेयर करनी होती है या फिर रात के 2 बजे रोना होता है,
तो फिर उस दोस्त को फोन नहीं जाता, क्योंकि मामला थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।